नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्ग 3 चयन परीक्षा की साइंस की क्वेश्चन सीरीज को हम लोग कर रहे हैं। फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है, केमिस्ट्री भी हम देख चुके हैं, अब लोग हम बायो देख रहे हैं और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो साथी लगातार वीडियो को देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप वर्ग 3 के ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो चैनल की पोस्ट पर या कमेंट बॉक्स में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर ग्रुप पर ऐड हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? एंगलर, अरस्तु, लीनियस या थ्योफ्रेस्टस? तो वर्गिकी का पिता कहा जाता है लीनियस को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लीनियस, थ्योफ्रेस्टस, एचिंसन या एंगलर? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लीनियस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? भारतीय, जर्मन, स्वीडिश या ब्रिटिश? तो ये वैज्ञानिक थे, ये थे स्वीडिश वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है, पुष्पीय पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगेम्स में, फेनेरोगेम्स में, ब्रायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में? तो जो पुष्पीय पौधे हैं या पुष्पीय पादप है उनको ऑप्शन नंबर बी फेनेरोगेम्स में रखा गया है। अगला है, अपुष्पीय पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगेम्स में, फेनेरोगेम्स में, ब्रायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में? तो जो अपुष्पीय पौधे हैं इनको क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? ए जीनस, बी फैमिली, सी स्पीसीज या डी ऑर्डर? तो जो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है उसको स्पीसीज बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? समुद्री जीव, जलीय पौधे, पादप रोग या जड़ विहीन पौधे? तो जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो होते हैं जलीय पौधे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश और जाति, जाति और किस्म, कुल या वंश या गण तथा कुल? तो जो बताते हैं जो द्विनाम पौधे होते हैं वो वंश और जाति बताते हैं। द्विनाम पद्धति में शब्द इसको 2 नामों में लिखा जाता है, 2 शब्दों में लिखा जाता है। अगला है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं? भाई बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते हैं, ऐसे पौधे होते हैं हमारे अनावृत बीजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीवाणु की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने, लैम्बन ने, टेमिन ने या ल्यूवेनहॉक ने? तो जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, या सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं और कुछ स्वपोषी होते हैं। अगला है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि ये गति नहीं कर सकते, इनमें कठोर कोशिका वृत्ति होती है, ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं या ये सभी जगह पाए जाते हैं? तो इनको पौधा क्यों माना गया है? क्योंकि इनमें कठोर वृत्ति कोशिका वृत्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जीवान्विक कोशिकाओं में नहीं होता है कोशिका वृत्ति, जीव द्रव्य कला, राइबोसोम या सूत्र कणिका? तो इनमें सूत्र कणिका नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी, गोल या सर्पिल या कौमा रूपी? तो यदि हम जीवाणुओं की बात करें तो लगभग साधारण आकृति क्या होती है? तो वो होती है छड़ रूपी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको हम बेसिली भी बोल देते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं गोलाणु, विब्रियो, दंडाणु या स्पाइरला? तो जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं वो हमारे कहलाते हैं गोलाणु, कोक्की भी इनको बोल देते हैं। अगला है, एक गोल जीवाणु कहलाता है वाइब्रियो या बेसिलस या कोकस या इसको बोल देते हैं स्पिरुला? तो यदि हम बात करें कोकी या कोकस बोल देते हैं, इसको 16वें का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो गोल जीवाणु होते हैं आकार जिनका छोटा होता है। एक सर्पिल जीवाणु को क्या बोल देते हैं? डिप्लोकोकस, बेसिलस, कोकस या स्पाइरलम? तो सर्पिकल की यदि हम बात करें तो सर्पिकल को हम बोल देते हैं स्पाइरलम, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, वास्तविक केंद्रक जिसमें अनुपस्थित होता है? तो कवक में, लाइकेन में, जीवाणु में या हरे शैवाल में? तो वास्तविक केंद्रक जो होता है वो हमारा जीवाणु में अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? शैवाल, कवक, जीवाणु या कीट? तो सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषित आशय क्या है? या प्रकाश संश्लेषित आशय कहलाता है श्वसन मूल, मध्यकाय, वर्णकीलवक और जीनधार? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वर्णकीलवक हो जाता है। अगला प्रश्न यदि हम देखेंगे तो अगला प्रश्न हमारा, पाश्चर प्रसिद्धि है। पाश्चर प्रसिद्धि क्या है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, रोगों के जर्म थ्योरी के लिए या शराब के किण्वन के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए।
निम्न में से सबसे छोटा जीव है विषाणु यानी वायरस, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, या माइकोप्लाज्मा या ईस्ट। तो सबसे जो छोटा है वो हो जाता है हमारा माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं तो कहलाते हैं विनाइट्रीकरण जीवाणु, सड़ाने वाले जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु या नाइट्रीकरणीय जीवाणु। तो ये कहलाते हैं ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजीकरण स्थितिकारी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूल ग्रंथिका और रूट नोडल्स पाई जाती हैं कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा अन्न में, केवल कुछ लेग्यूमिनस में या सभी लेग्यूमिनस पादपों में, किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं या सभी पौधों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो रूट नोडल्स पाई जाती हैं कुछ लेग्यूमिनस पादपों में और कुछ अन्य पौधों में भी पाई जाती है। ऑप्शन अगला है हमारा, अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि ये जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। आचार में जीवाणुओं के लिए जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते। लवण जनन का संदमन करता है या जीवाणुओं को जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह से मर जाते हैं। अगला है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कोरोनी बैक्टीरियम, एसररिशिया कोलाई या वाइब्रो कैलरी या बैसिलस एंथ्रेसिस। तो ये हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एसररी कोलाई। अगला है हमारा, तपेदिक या टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु बैक्टीरिया कौन सा है? साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम, डिप्लोकोकस या स्पेक्ट्रोमाइसीज। तो ये हो जाएगा हमारा माइक्रोबैक्टीरियम, जो टीबी को उत्पन्न करता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लेस्ट्रीडियम से या क्लेस्ट्रीडियम बोटुलिनम से या साल्मोनेला टाइफोइडस से या बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा। तो जो भोजन की विषाक्तता होती है, खराब होता है, वो हो जाता है हमारा क्लेस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से या आवृत बीजियों से। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणुओं से। अगला है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? यदि प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 64 बन जाएंगे 2 घंटे में। अगला है हमारा, 2 पे 5 की घात आ जाएगी भाई, क्योंकि भाई 20 मिनट में दो बार में विभाजित हो रही है। तो 2 घंटों की यदि 60 दूनी 120, 2 पे 5, हाँ क्या होता है भाई 20 मिनट में ये 2 भागों में विभाजित हो रही है। तो भाई 20-20 मिनट के 2 घंटे में कितने सेट बनेंगे भाई? 120, यानी 6 सेट बनेंगे। तो 2 के ऊपर 6 की घात आएगी, तो 2 पे 5 होता है 32 और 2 पे 6 की घात होती है 64। इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ट्रिकी क्वेश्चन था। अगला है, नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? चावल, गेहूं, फली या मकई? तो नाइट्रोजन यौगीकरण में हमारी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, फली हमारी सहायक है। अगला है हमारा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण, जीवाणुओं का पोषण, जड़ों को लाल रखना या प्रकाश का अवशोषण? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का अवशोषण, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक, पीलिया, चेचक या मम्पश? तो जो हमारा हो जाता है टीबी होता है हमारा, जो तपेदिक बैक्टीरिया से होता है। अगला है हमारा, मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर या एनाबिना? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 14वें वाले का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनाबिना। अगला है हमारा, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके या खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढककर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है, जो प्रशीतक यानी फ्रिज वगैरह होते हैं। दही जमने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर, ल्यूकोनोस्टॉक या बैसिलस या लैक्टोबैसिलस? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, क्योंकि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यदि आपको ये चीज याद है तो ये भी आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या निमेटेड? तो ये हमारा जो दूध है, जो दूध हमारा सूक्ष्म जीवी यानी ऑप्शन 17वें का बी हो जाएगा, बैक्टीरिया के द्वारा खराब होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, खट्टा हो जाता है। अगला हमारा, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? माइकोबैक्टीरियम, स्टेफिलोकस या लैक्टोबैसिलस या खमीर? तो ये हो जाता है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? राइजोबियम, एजोबैक्टर, जेंदोमोनस या स्यूडोमोनस? तो जो नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है वो है हमारा राइजोबियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला है हमारा सर्वप्रथम विषाणु या वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज की थी इवान विस्की ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। भाई इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछ लिए जाएंगे। भाई बैक्टीरिया से क्या क्या होता है, बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन से हैं, वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं, तो ये आप जरूर पढ़ें, इनके कॉन्सेप्ट को जरूर देखें। अगला हमारा विषाणु माने जाते हैं सजीव, निर्जीव, सजीव और निर्जीव दोनों, या सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सजीव और निर्जीव के बीच का एक ट्रांजिशनल ग्रुप कहलाते हैं। अगला है निम्न में से किसमें एंजाइम नहीं होते? शैवाल में, विषाणु में, लाइकेन में या जीवाणु में? तो ये विषाणुओं में नहीं होते हैं। अगला है टीएमबी संबंधित है जीवोत्पत्ति से, जैव विकास से, विषाणुओं से या विषाणुओं के प्रजनन से? तो ये है विषाणुओं, वायरस से। अगला है हमारा हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है जीवाणुओं से, कवक से, विषाणु से या प्रोटोजोआ से? तो जो हाइड्रोफोबिया है वो वायरस से होता है। अगला है हमारा कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? भाई मम्स, हाइड्रोफोबिया या पीलिया या चेचक? हाइड्रोफोबिया होता है भाई कुत्ते के खाने से रेबीज यानी रेब्डो वायरस जो होता है वो शरीर में इंजेक्ट हो जाता है, उससे रेबीज होता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिया यानी जिससे हमें जल से भय लगने लगता है। अगला है चेचक के लिए टीके का विकास किया था मिल्स्टीन ने, लुई पास्चर ने, एडवर्ड ने या वॉक्समैन ने? तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था हमारा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर सी होगा, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। तो यहाँ पर फिर से प्रश्न आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा चेचक के टीके की। अगला है विषाणु वायरस वृद्धि करता है मृत शरीर में, जीवित शरीर में, पानी में या चीनी विलयन में? तो भाई ये वृद्धि करता है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवित शरीर में। अगला है हमारा विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है, ये क्रिस्टाइल हो सकते हैं, ये वृद्धि कर सकते हैं, ये गुणन कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्रिस्टाइल हो सकते हैं। अगला है हमारा एंजाइम अनुपस्थित होते हैं कवकों में, वायरस में, स्लाइम मोल्ड्स में या जीवाणुओं में? तो जो एंजाइम होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं यानी नहीं पाए जाते हैं, वो वायरस में पाए जाते हैं। ये प्रकार का प्रश्न हम देख चुके हैं। एड्स के कारण है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी, उच्च रक्तदाब, राइबोफ्लेविन की कमी या जीवाणु संक्रमण? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कारण है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। अगला है HIV द्वारा होने वाला रोग होता है क्षय रोग, आत्सातक, कैंसर या एड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। अगला प्रश्न है हमारा एड्स वायरस होता है एक सूची RNA, दोहरी सूची RNA, एक सूची DNA या दोहरी सूची DNA? तो इसका जो वायरस होता है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, एक सूची RNA। अगला है हमारा एड्स का कारण है बैक्टीरिया, फफूंद, वायरस या अमीबा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा HIV वायरस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है इबोला क्या है? कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या वायरस है? तो इबोला वायरस है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से या असुरक्षित शारीरिक संपर्क से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असुरक्षित शारीरिक संपर्क से। अगला है हमारा विषाणु में क्या होता है? प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लेपिक और कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड? तो जो वायरस होते हैं, वायरस में होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अगला है सोर्स क्या है? संगठन है, विषाणु जनित रोग है, युद्ध पोत है या संचार प्रणाली है? तो यदि हम सोर्स की बात करें तो एक वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। अगला है हमारा खसरा निम्नलिखित में से निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, कवक के कारण या शैवाल के कारण? तो जो खसरा होता है एक मुर्बिली वायरस से होता है यानी विषाणु संक्रमण रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक, यक्ष्मा या अस्थमा बोल रहे, मलेरिया या हैजा? तो वायरस के कारण पूछा गया है हमसे, तो वायरस का जो हमारा कारण है वो होता है चेचक, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। यहाँ पर हमारे जो आज के क्वेश्चन है यहाँ पर हम खत्म करते हैं। आगे भी हम इस प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे और लगभग जो हमारी बायो है सभी टॉपिक्स के हम प्रश्नों को देखेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।